नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। जैसा कि हम साइंस में एक चैप्टर जो अपना रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरक था वो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर हमारा आज का रसायन विज्ञान से ही जो परमाणु सिद्धांत, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण और उनके गुणधर्म जो है 5 नंबर का पाठ है। बहुत अच्छा पाठ है और 10th क्लास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि 5 नंबर का है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम परमाणु के बारे में, पदार्थों के संयोजन के बारे में और परमाणु के सिद्धांतों के बारे में और उनसे जो तत्व बनते हैं परमाणुओं से, उन तत्वों के बारे में और उनके वर्गीकरण के बारे में आवर्त सारणियां पढ़ेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं परमाणु सिद्धांत। जैसा कि आप सबने छोटी क्लासों में पढ़ा था, परमाणु जो होता है सबसे पहले इसके बारे में महर्षि कणाद ने, देखो प्राचीन समय के अंदर जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वही उस समय के वैज्ञानिक थे। वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक है, प्राचीन समय में ऋषि मुनि अपने वैज्ञानिक हुआ करते थे। तो महर्षि कणाद जो है उन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को अपन तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, लास्ट में एक ऐसा कण प्राप्त होगा, ऐसा सूक्ष्म कण प्राप्त होगा जिसको अपन और अधिक नहीं तोड़ सकते, और अधिक उसको विभाजित नहीं कर सकते, और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। वो सूक्ष्म कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। ये बात किसने बताई थी? महर्षि कणाद ने। कब बताई थी? 500 ईसा पूर्व। कब? 500 ईसा पूर्व सबसे पहले महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु जो है वो किसी पदार्थ को तोड़ते 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 लास्ट में एक सूक्ष्म कण प्राप्त होता है जिसको और अधिक नहीं तोड़ सकते। वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। अर्थात पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। महर्षि कणाद ने 500 ईसा पूर्व पदार्थ का सूक्ष्मतम कण ही क्या कहलाता है? परमाणु, जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात अविभाजित कण ही क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। उसके बाद में महर्षि कणाद के बाद में पकुधा कव्याम आते हैं। पकुधा कव्याम आते हैं। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म कण जो होते हैं वो अलग अलग रासायनिक संयोजन से पदार्थों का निर्माण करते हैं। पकुधा काव्याम क्या कहते हैं कि ये जो सूक्ष्म कण परमाणु है इनके आपस में संयोजन से, अलग अलग रूपों में संयोजन से क्या बनते हैं? अलग अलग प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। ये बात कौन बता रहे हैं? पकुधा कव्याम। पकुधा कव्याम के बाद में डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस, डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस नाम के 2 वैज्ञानिक आते हैं और इन्होंने इस परमाणु को एटम्स नाम दिया। क्या नाम दिया? एटम्स, जिनको अपन इंग्लिश में भी, परमाणु को इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो एटम्स नाम दिया। और ये एटम्स जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है एटम्स, जिसका अर्थ होता है अविभाजित या फिर जिसको काटा न जा सके, जिसको काटा न जा सके। एटम्स का मतलब क्या होता है? न काटा जाने वाला या अविभाजित। अर्थात ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने एटम्स नाम दिया। किसको? परमाणु को। उसके बाद में अपन बात करते हैं परमाणु सिद्धांतों की। देखो ये तीनों ही जो वैज्ञानिक इन्होंने जो बातें बताई परमाणु के बारे में, ये केवल एक विचार थे। इनके पास में कोई सबूत नहीं था, कोई तथ्य नहीं था साबित करने के लिए। ये केवल विचार मात्र थे। अब जॉन डाल्टन आते हैं और 1808 ईस्वी के अंदर ये परमाणु के बारे में कुछ विशेष जानकारियां देते हैं। परमाणु के बारे में विशेष जानकारियां। सबसे पहले ये कहते हैं, इन्होंने बताया कि इनका जो आधार था परमाणु का सिद्धांत देने का, वो आधार था रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण तथा निश्चित अनुपात के सिद्धांत के आधार पर इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि पदार्थ के सूक्ष्म कणों को ही परमाणु कहते हैं। अर्थात पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण है, पदार्थ को तोड़ते 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 लास्ट में कण प्राप्त होगा, उस कण को क्या कहेंगे? अपन परमाणु कहेंगे। ये बात किसने बताई थी? जॉन डाल्टन ने। कब? 1808 में। फिर इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य कण है।
परमाणु क्या है? अविभाज्य, जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। कौन बता रही हैं? जॉन डाल्टन बता रहे हैं कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है, जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। किसी पदार्थ को तोड़ते हैं, जैसे चौंक लेते हैं, चौंक को तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, लास्ट में उसका चूरा बनेगा, बुरादा बनेगा, उसके भी और अधिक टुकड़े करते जाएंगे जब तक उसके टुकड़े हो रहे हैं। लास्ट में एक कण ऐसा प्राप्त होता है जिसके और अधिक टुकड़े करना संभव नहीं होता है। वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। फिर इन्होंने तत्व के बारे में बताया कि कोई तत्व है, उस एक तत्व के सभी परमाणु आपस में क्या होंगे? समान। जैसे मैं बात करूं अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की, H2 एक नंबर पर, हाइड्रोजन जो है उसमें दो परमाणु हाइड्रोजन के, H और H, ये दोनों ही परमाणु आपस में क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान। इनके रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। क्या होंगे? रासायनिक गुणधर्म। देखो क्या क्या, परमाणु का भार समान होगा। एक ही तत्व की बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है O2, इन सभी के परमाणु जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? बिल्कुल समान होंगे। जैसे ये हाइड्रोजन तत्व है, इसमें परमाणु कौन सा है? H परमाणु है, दोनों दो H परमाणु, एक H ये एक H ये दोनों परमाणु आपस में क्या होंगे? समान होंगे। इनके परमाणु भार समान होगा, इनका आकार समान होगा, और रासायनिक गुण भी क्या होंगे? इनके समान होंगे। लेकिन अगर तत्व अलग अलग है, जैसे एक तो लिया मैंने हाइड्रोजन, एक लिया मैंने ऑक्सीजन O2, इनमें H और O2 में क्या होगा? O परमाणु होगा, तो ये दोनों परमाणु आपस में कैसे होंगे? असमान होंगे। क्या होंगे? असमान, अर्थात इनके गुणधर्म भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणु के गुणधर्म क्या होते हैं? अलग अलग, अर्थात उनका रासायनिक परमाणु भार, आकार और रासायनिक गुणों में क्या होंगे? वो भिन्न भिन्न होंगे। कब? जब परमाणु अलग अलग तत्वों के होते हैं, और एक ही तत्व के परमाणु जितने भी होंगे वो सभी क्या होंगे? आपस में समान गुणों वाले होंगे। फिर मैं बात करता हूं, तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। पहले डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया, अविभाज्यता बताई उसकी, फिर उसने तत्व के बारे में बताया, अब वो यौगिक के बारे में बता रहे। किसके बारे में? यौगिक के, कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु है, हाइड्रोजन का ले लिया, ऑक्सीजन का ले लिया, अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करते हैं, और निश्चित अनुपात में, उनका अनुपात भी क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। निश्चित अनुपात में आपस में रासायनिक संयोग करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे मैं यहां पर बात बताऊं आपको, H2 + O2, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के संयोजन से क्या बनता है? H2O, जल बनता है। ध्यान देना, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, लेकिन इनका अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित, अर्थात 2:1 में। देखो हाइड्रोजन कितने? 2, और ऑक्सीजन कितना? 1। अगर इनका अनुपात बदल दिया जाए, 2 ही हाइड्रोजन और 2 ही ऑक्सीजन ले लेते हैं, H2O2, तो जल बना क्या? क्या बन गया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, H2O2। जबकि अपन को क्या चाहिए था? H2O, जल यौगिक चाहिए था। तो किसी भी यौगिक में परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे, ये हाइड्रोजन तत्व का है, ये ऑक्सीजन तत्व का है, अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे, रासायनिक संयोग करेंगे और निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या बनाएंगे? यौगिक। कौन बता रहे हैं बात? जॉन डाल्टन बता रहे हैं। फिर इन्होंने क्या बताया? रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसको बनाया जा सकता है। अपन ने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी पिछले चैप्टर में। उस रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान आपने देखा होगा, सभी अभिक्रियाओं में अभिकारकों में जो परमाणु था वही परमाणु कहां आ रहा था? उत्पाद में। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से CO2 बन रहा था, उधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, उधर भी ऑक्सीजन और इधर भी। अभिकारकों और उत्पाद में दोनों में परमाणु क्या थे? समान थे। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो परमाणु को नष्ट किया जा सकता है, ना ही परमाणु को बनाया जा सकता है, केवल उसका रूप बदल जाता है। क्या बदल जाता है? रूप बदल जाता है। किनका? परमाणु के रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। जबकि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनाया जा सकता है। कोयले में जो कार्बन था वो कार्बन किस में चला गया दहन के बाद में? कार्बन डाइऑक्साइड में। जब कोयले का दहन करवाते हैं तो CO2 बनती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब वो जो कोयले में कार्बन था वो कार्बन कहां चला गया? CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया। लेकिन वो कार्बन खत्म नहीं हुआ, चाहे उसको जला दो, चाहे उसको पानी में गला दो, कुछ भी कर दो, परमाणु जो है वो कभी खत्म नहीं होते, ना ही नए बनते हैं। ये है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, जॉन डाल्टन जो था उसका परमाणु सिद्धांत जो था वो कंप्लीट हो चुका है अपने।
जॉन डाल्टन के समय में जब उसने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उस समय जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं उनकी कोई चर्चा नहीं थी, उनके बारे में कोई विशेष खोज नहीं थी, तो उन्होंने इनके बारे में नहीं बताया था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई, परमाणु के अपरमाणुक कणों की खोज हुई, तब उस परमाणु के बारे में जानकारी देने के लिए नया विचार आया और जे थॉमसन, सर जे थॉमसन ने क्या किया, परमाणु का नया प्रतिरूप दिया, नया मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने देखो क्या बताया, उनका जो 1898 में परमाणु सिद्धांत या मॉडल दिया गया था उसका नाम है प्लम-पुडिंग मॉडल। क्या नाम है? प्लम-पुडिंग मॉडल। इन्होंने बताया, प्लम-पुडिंग मॉडल के अंदर बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु क्या है? एक धनावेशित गोला, और उस धनावेशित गोले में जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। जगह जगह पर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। उन्होंने क्या बताया, देखो कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, और इसका नाम प्लम-पुडिंग इसलिए दिया गया था क्योंकि ये प्लम-पुडिंग जो है क्रिसमस केक है। क्या है? क्रिसमस केक। इसमें उन्होंने बताया कि जो क्रिसमस का केक होता है उसमें प्लम तो है इलेक्ट्रॉन, और पुडिंग धनावेश के समान माना जाए, उस प्रकार का इनका मॉडल प्रस्तुत किया इन्होंने। और इसका अपन अन्य जो भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर समझना चाहते हैं तो बूंदी के लड्डू ले लो। आपने देखा होगा बूंदी के लड्डू में जगह जगह पर अपने लाल कलर के या येलो कलर के और भी बूंदी के दाने होते हैं, है ना। पूरा तो जो लड्डू है वो धनावेशित गोला हो गया, और उसमें जगह जगह जो लाल, पीले, हरे जो बूंदी के अन्य कलर के बूंदी जो रहती है उनको इसने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन बताया। उसी प्रकार अपन राजस्थान परिप्रेक्ष्य मतिरे से समझ सकते हैं। जो अपना तरबूज होता है, उस तरबूज में आपने देखा होगा जो लाल गिरी होती है, वो लाल गिरी को तो इन्होंने क्या बताया? धनावेशित भाग बताया। क्या बताया? धनावेशित भाग। और उस लाल गिरी में आपने देखा होगा जगह जगह पर उस तरबूज के क्या रहते हैं? बीज रहते हैं। क्या रहते हैं? बीज। अर्थात उस लाल तरबूज की जो लाल गिरी थी उसको तो उन्होंने धनावेश मान लिया, और उसमें जो जगह जगह पर बीज थे उनको क्या मान लिया? इलेक्ट्रॉन मान लिया। इस प्रकार इनका परमाणु प्रतिरूप था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, और उसका आकार कितना बताया इन्होंने? 10 की पावर -10 मीटर। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु का आकार कितना है? 10 की पावर -10 मीटर। और बताया कि आकार का एक धनावेशित गोला है जिसमें जगह जगह इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही धनावेशित होता है। उतना ही क्या होता है? धनावेश। मतलब जितना प्लस चार्ज है उतना ही क्या है? माइनस चार्ज। धनावेश का मतलब प्लस चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। अर्थात जितने धनावेश है उतने इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब परमाणु पूरा जो है विद्युतीय रूप से क्या होता है? उदासीन। ये बात किसने बताई थी? जे थॉमसन ने। क्या बताया? कि परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन। उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये हो गया अपना जे थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप कंप्लीट। उसके बाद में अपन बात करते हैं रदरफोर्ड। देखो रदरफोर्ड ने एक स्वर्ण पन्नी पर प्रयोग किया था, और स्वर्ण पन्नी पर प्रयोग करते ही ये जे थॉमसन का प्रतिरूप जो है वो कैंसिल हो गया, अमान्य हो गया। जे थॉमसन का जो परमाणु प्रतिरूप है वो रदरफोर्ड के स्वर्ण प्रयोग के बाद में क्या हो गया? बिल्कुल ही खारिज कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। लेकिन फिर भी इतिहास के रूप में इसको पढ़ा जाता है कि जे थॉमसन ने भी परमाणु के बारे में कुछ जानकारियां दी थी। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या किया? एक सोने की पन्नी ली 1911 के अंदर। सन 1911 में रदरफोर्ड ने सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी ली, जिसका आकार क्या था पतली पन्नी का? देखो 10 की पावर -7 मीटर, 10 की पावर -7 मीटर की एक पन्नी ली, और उस पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार करवाई इन्होंने। क्या करवाई? एल्फा कणों की बौछार। और एल्फा कणों की बौछार से पता चला कि कुछ एल्फा कण जो थे बिल्कुल सीधे सीधे चले गए। बहुत सारे, अधिकांश एल्फा कण उस पन्नी को पार करके सीधे सीधे चले गए, लेकिन कुछ कणों के अंदर विक्षेप उत्पन्न हुआ, उनके पथ में परिवर्तन हुआ, उनमें कोई विशेष बल लगा उस पन्नी को पार करते समय। जिसे ध्यान दें यहाँ पर स्वर्ण पन्नी का प्रयोग। ये है सोने की पतली पन्नी। ठीक है, इस सोने की पतली पन्नी पर रदरफोर्ड ने एल्फा कण छोड़े। ये क्या जा रहे हैं? एल्फा कण जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? एल्फा कण। ये एल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके
अधिकांश एल्फा कण बिल्कुल सीधे गुजर गए, लेकिन कुछ एल्फा कण जो थे वो कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई घूम करके वापस आ गया। ऐसे एल्फा कणों में विक्षेप उत्पन्न हुआ। तो इन्होंने अपना एक प्रतिरूप प्रस्तुत किया। इस रदरफोर्ड ने जो स्वर्ण पन्नी का प्रयोग किया, उस प्रयोग के बाद में इन्होंने एक मॉडल प्रतिपादित किया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। हाँ, तो अपन रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग में चल रहे थे। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक सोने की पतली पन्नी ली थी, जिसका जो मोटाई थी वो कितनी थी, 10 की पावर -7 मीटर। उसने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी लेकर के उस पे एल्फा कणों की बमबारी की है, एल्फा कणों की बौछार की। उस पन्नी पर उसने देखा कि कुछ एल्फा कण जो थे, अधिकांश एल्फा कण क्या कर गए थे, सीधे सीधे गुजर गए थे उस पन्नी से। सीधे सीधे क्या हो गए थे, गुजर गए थे। देखो ये जा रहे हैं बिल्कुल सीधे, बिना विचलित हुए सीधे सीधे गुजर जाते हैं। लेकिन कुछ एल्फा कण ऐसे थे जो कुछ कोण पर विक्षेपित हो गए। देखो इधर चला गया, ये सीधा जाता जाता इधर चला गया। और 20,000 एल्फा कणों में से एक एल्फा कण ऐसा था जो कि घूम करके वापस उसी दिशा में लौट आया, अर्थात 180 डिग्री के कोण से क्या हुआ, विक्षेपित। एक एल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुआ। अधिकांश एल्फा कण क्या थे, पार निकल गए थे। अब अधिकांश एल्फा कण पार निकल गए, इसका मतलब जो परमाणु होता है उसमें अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिना रुकावट के सीधे सीधे, वो एल्फा कण बिना रुकावट के सीधे गुजर गए। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां से कुछ एल्फा कण विक्षेपित हो गए और एक एल्फा कण जो था 20,000 में से वो बिल्कुल 180 डिग्री के कोण से पुनः विक्षेपित हो गया था। अर्थात तो रदरफोर्ड ने देखो निष्कर्ष क्या निकाला, रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला, जिससे एल्फा कण क्या हो गए थे, बिल्कुल सीधे गुजर गए थे। ये परमाणु है, इसमें से एल्फा कण अधिकांश क्या हो गए थे, सीधे गुजर गए। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला। संपूर्ण धनावेश परमाणु के एक ही जगह पर केंद्रित होता है। सारा का सारा जो धनावेश है उसके एक ही जगह पर केंद्रित होगा। कहां पर, यहां बीच में, जहां से कोणों एल्फा कणों में क्या हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ। क्योंकि एल्फा कण खुद क्या होते हैं, एल्फा कण होते हैं हीलियम के नाभिक। एल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक, अर्थात ये खुद पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव। और आप सबको पता होगा पॉजिटिव में ही क्या होता है, प्रतिकर्षण। अगर ये एल्फा कण सीधे सीधे गुजर गए मतलब ना तो आकर्षण ना कोई प्रतिकर्षण। लेकिन जब एल्फा कण यहां से विक्षेपित हो रहे हैं, लौट करके पुनः आ रहे हैं, इसका मतलब उन पर कोई बल लगा है, प्रतिकर्षण बल उस पर कार्य कर रहा है। और प्रतिकर्षण कब होगा, जब समान आवेश होगा। तो ये एल्फा कण धनावेशित थे, इसका मतलब जहां से इनका प्रतिकर्षण हुआ वहां क्या था, सारा का सारा धनावेश था। क्या था, धनावेश। अर्थात इन्होंने क्या बताया कि संपूर्ण धनावेश परमाणु के एक ही जगह पर केंद्रित होता है। संपूर्ण का पूरा धनावेश एक ही जगह होता है, पूरा गोला धनावेशित नहीं है। जबकि अभी अपन ने पढ़ा था थॉमसन का परमाणु प्लम पुडिंग मॉडल, उसमें उसने कहा था परमाणु पूरा का पूरा धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहा कि परमाणु के अंदर धनावेश केवल एक ही जगह पर केंद्रित होता है, केवल एक ही जगह पर, पूरे परमाणु के अंदर धनावेशित भाग नहीं होता। इसलिए जे थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप वहीं पर क्या हो गया था, रद्द हो गया था। उसके बाद में उसने निष्कर्ष निकाला कि धनावेश का आयतन बहुत कम होता है। धनावेश का आयतन क्या है, बहुत कम, जिसको नाभिक कहते हैं। मतलब ये इतना बड़ा परमाणु है, इस परमाणु की तुलना में जो धनावेश था बहुत कम, क्योंकि 20,000 कणों में से एक ही एल्फा कण लौट करके वापस आया। मतलब वो एक ही एल्फा कण वहां से उस धनावेश से टकराया। इसका मतलब पूरे परमाणु के आयतन की तुलना में धनावेश का आयतन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। धनावेश का आयतन बहुत ही कम होता है। और उस धनावेशित आयतन को क्या नाम दे दिया गया, नाभिक। आपको पूछ ले नाभिक किसे कहते हैं, तो बताना। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के अंदर जो धनावेशित आयतन होता है उसको क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। जिसका व्यास कितना होता है नाभिक का, 10 की पावर -15 मीटर। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक का व्यास कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर व्यास होता है।
फिर आगे देखिए, इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। और परमाणु के बारे में रदरफोर्ड ने क्या बताया? रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके मध्य नाभिक में केंद्रित होता है। मतलब ये परमाणु है, इस परमाणु का जो अधिकांश धनावेश होगा वो सारा का सारा एक ही जगह पर, तथा पूरा का पूरा द्रव्यमान भी, अधिकांश द्रव्यमान भी किसमें होता है? नाभिक में होता है। परमाणु जो है पूरा खोखला होता है बताया उसने, लेकिन एक जगह पर क्या होता है? धनावेश होता है। अर्थात पूरा खोखला, इसका मतलब उसमें वजन नहीं है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान जो होगा वो कहां होगा? उसके नाभिक में। अर्थात पूरा का पूरा धनावेश और द्रव्यमान सारा का सारा कहां होगा? उसके नाभिक में स्थित होगा। और नाभिक कहां होता है? परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है। परमाणु के अधिकांश रिक्त भाग में इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में तेज गति से घूमते रहते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि ये परमाणु है, इस परमाणु के अंदर जो अधिकांश भाग रिक्त था, उस रिक्त भाग में क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। देखो ये रहा, ये नाभिक में धनावेश आ गया और इस धनावेश के चारों ओर जो रिक्त स्थान था, उस रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में तेज गति से घूमते रहते हैं, तीव्र गति से उस नाभिक के चारों ओर क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? रदरफोर्ड कह रहे हैं कि परमाणु का जो नाभिक है, उस नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार खाली जगह है, उस खाली जगह में इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में तेज गति से दौड़ते रहते हैं। और जिन पथों में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के पथों को, उन रास्तों को क्या नाम दे दिया गया? कक्षा या कोश। कक्षा या कोश नाम दे दिया गया। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में दौड़ रहे हैं और एक ही पथ में दौड़ रहे हैं। अब वो पथ उस इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाएगा? कक्षा या कोश कहलाता है, जहां पर वो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। फिर अपन बात करें, परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन। परमाणु में जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा? ऋणावेश। मतलब जितने नाभिक में प्रोटॉन है उतने के उतने क्या है? इलेक्ट्रॉन। अर्थात विद्युत रूप से परमाणु क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। देखो ये बात किसने बताई थी? जे थॉमसन ने भी बताई थी कि परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। और उदासीन होता है, इसका मतलब उसमें जितना धनावेश उतना ही क्या होगा? ऋणावेश। मतलब जितने उसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं चारों ओर वर्ताकार पथों में, उतना का उतना ही उसमें धनावेश में क्या होगा? प्रोटॉन या प्लस चार्ज या धनावेश होगा। अब रदरफोर्ड में भी कुछ कमियां रह गई थी। रदरफोर्ड में भी कुछ कमियां रह गई थी। देखो रदरफोर्ड ने खुद माना था, रदरफोर्ड ने खुद एक्सेप्ट किया था कि मेरा ये जो स्वर्ण पन्नी का प्रयोग है, ये एक ऐसा प्रयोग है जिसको जल्दी से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, जल्दी से कोई नहीं मानेगा। क्योंकि ऐसा प्रयोग है कि एक अपन जो टिश्यू पेपर होता है, अपने क्या होता है? टिश्यू पेपर। उस टिश्यू पेपर पर अगर अपन कोई तोप से कोई गोला छोड़े, एक तोप लें, उस तोप से बड़ा सा गोला छोड़ें और वो गोला उस टिश्यू पेपर से जाकर के टकरा के और वापस उसी को आकर के लग जाए जिसने उस गोले को छोड़ा था। और ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि टिश्यू पेपर पर इतना बड़ा तोप का गोला आएगा, टकराएगा और लौट करके वापस उसी व्यक्ति को जाकर के हानि पहुंचाए। ये रदरफोर्ड ने खुद कहा था कि ये मेरा प्रयोग ऐसा था, इसलिए लोगों को जल्दी से मानने में नहीं आएगा। और इसमें कमियां थी दो। देखो रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप में भी कमियां रह गई थी। क्या कमी रह गई? एक तो इन्होंने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की कि परमाणु कब तक स्थायी रहेगा। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में गति कर रहे हैं वो कब तक गति करते रहेंगे? अगर गति कर रहे हैं तो उनकी ऊर्जा में कमी होनी चाहिए और वो नाभिक में गिरने चाहिए, लेकिन वो वर्ताकार पथों में दौड़ रहे थे, अर्थात स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरा, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक संरचना भी स्पष्ट नहीं कर पाया था कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संरचना है वो कैसी है, कहां पर वो गति कर रहा है, कैसी संरचना, उसके बारे में भी रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। लेकिन रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप जो परमाणु के मॉडल थे उनके लिए आधारभूत नींव साबित हुआ था। बहुत अच्छा प्रयोग था ये, और लगभग इनको सभी ने माना भी था। इस प्रयोग को फिर मान लिया गया। रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप अपने कंप्लीट हो गया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं परमाणु प्रतिरूप के साथ।